नमस्कार बच्चों, ज्ञान मंजरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि की परिभाषा और उसके नियम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं विसर्ग संधि के नियम। सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा समझ लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, तो अब नियम समझते हैं। सबसे पहला नियम देखिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब यह विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता है, इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है यदि प्लस के पहले अह अर्थात विसर्ग हो। ये आप देख सकते हैं कि प्लस के पहले विसर्ग है, प्लस के बाद अ है, तब दोनों मिल जाते हैं, तब विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विसर्ग ओ में बदल जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मनः प्लस अनुकूल। आप देख सकते हैं प्लस के पहले अह, यहाँ पर जो है यह विसर्ग है। विसर्ग के पहले अ का स्वर मिला हुआ है और प्लस के बाद यहाँ पर अ है। तो नियम के अनुसार प्लस के पहले अह और प्लस के बाद अ तो बन जाती है ओ की मात्रा। तो यहाँ पर यह बन जाएगा मनोनुकूल। मनः प्लस अनुकूल बन जाएगा मनोनुकूल। अगला देखते हैं, यशः प्लस अभिलाषी। प्लस के पहले विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ है, अ का स्वर है, श में अ मिला हुआ है और प्लस के बाद अ है, तो विसर्ग और विसर्ग के बाद अ आया, इसलिए यह दोनों मिले तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो गया, ओ की मात्रा में परिवर्तन हो गया। तो यह बन गया यशोभिलाषी। तो यह यहाँ पर जो है अ श में मिलकर ओ की मात्रा बन गया और हो गया यशोभिलाषी। तो यह विसर्ग का ओ में परिवर्तन का पहला नियम है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन अब दूसरे प्रकार से कैसे होता है, देखिए। विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन आए। विसर्ग के बाद मतलब प्लस के पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद सघोष व्यंजन हो। अब यह सघोष व्यंजन क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और य, र, ल, व और ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इसे देखिए इस तालिका में कि सघोष व्यंजन कौन से हैं। सघोष व्यंजन आप देख सकते हैं, क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसके बाद च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो इसी तरीके से ट, त और प वर्ग के भी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये कहलाते हैं सघोष व्यंजन। तो प्लस के बाद यदि ये आए और य, र, ल, व और ह में से कोई भी आए तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस के पहले आप देखिए यहाँ विसर्ग है तपह और प्लस के बाद ब है जो कि सघोष व्यंजन कहलाता है। तो जब ये दोनों मिले तो ये जो विसर्ग है यह बदल गया ओ की मात्रा में और बन गया तपोबल। इसके पहले हमने क्या देखा था कि प्लस के पहले अह था और प्लस के बाद स्वर था, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले अह है और प्लस के बाद यह सघोष व्यंजन है, तब भी यह ओ में बदल जाएगा और यह हो जाएगा तपोबल। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें, मनः प्लस रथ। प्लस के पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ अह है, इन सब में आप देखिए
अ का ही स्वर मिला हुआ है, दूसरी कोई भी मात्रा यहाँ नहीं लगी है, और इस तरफ र है। तो यह जब मिल जाएगा, इसकी जब संधि हो जाएगी तो ओ की मात्रा बन जाएगा और यह बन जाएगा मनोरथ। इसी तरह से अगला देखें, अधः। इसमें भी अ है, विसर्ग के पहले अ स्वर है और प्लस के बाद ग है जो कि सघोष व्यंजन है। तो यह जब मिल जाएगा, इसकी संधि होगी तो यह हो जाएगा अधोगति। अगला उदाहरण देखें, तपह प्लस भूमि। तो आप देख सकते हैं प्लस के पहले अह और प्लस के बाद भ है, तो यह अह जो है विसर्ग वह बदल जाएगा ओ की मात्रा में और यह हो जाएगा तपोभूमि। अगला उदाहरण, यशः प्लस दा। अब यह जो अह है, यह जब दा से मिलेगा तो यहाँ पर इस विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा और बन जाएगा यशोदा। इसी तरह सरह प्लस ज। तो इस तरफ अह है और इस तरफ ज है, इसलिए विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा और बन जाएगा सरोज। अंतिम यहाँ पर उदाहरण देखिए, मनः प्लस नीत। तो प्लस के पहले अह है, प्लस के बाद न है, इसलिए इसका ओ में परिवर्तन होगा और यह बन जाएगा मनोनीत। तो इस तरह से यहाँ पर अह का ओ में परिवर्तन होता है जब प्लस के पहले विसर्ग हो और आपके प्लस के बाद सघोष व्यंजन या फिर य, र, ल, व और ह में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग बदल जाता है ओ में। बाकी चीजें वैसी रहती है, बस ओ की मात्रा विसर्ग के पहले वाले व्यंजन में लग जाती है। अब दूसरा नियम देखते हैं जिसमें है विसर्ग का र में परिवर्तन। अब किस तरह से होता है विसर्ग का र में परिवर्तन? विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर और बाद में सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अब इसे समझने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण आपके सामने आया है, देखिए कि पहले विसर्ग है प्लस के पहले, प्लस के बाद सघोष व्यंजन। अभी अभी हमने पढ़ा कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वह सघोष व्यंजन कहलाता है। तो प्लस के पहले आ को छोड़कर, जो यहाँ पर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, आप देख सकते हैं इसमें ई की मात्रा है और प्लस के बाद सघोष व्यंजन है, तो ये जो विसर्ग है यह बदल जाएगा र में। तो ये ऊपर की तरफ यह मात्रा ऐसे लग जाएगी और यह बन जाएगा निर्बल। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, दुह प्लस भाग्य। अब यहाँ पर भी विसर्ग से पहले आप देख सकते हैं उ की मात्रा लगी है और यहाँ पर सघोष व्यंजन है भ। तो यह जो विसर्ग है यह र में परिवर्तित होकर शिरोरेखा के ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा दुर्भाग्य। अगला उदाहरण भी इसी तरह से है, दुह प्लस बल। तो विसर्ग के पहले उ की मात्रा और प्लस के बाद ब है, इसलिए विसर्ग का र में परिवर्तन इस तरह से हो जाएगा यह दुर्बल। अंतिम उदाहरण में देखिए, निह प्लस जन। अब यहाँ पर विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी है और प्लस के बाद ज है, इसलिए यह विसर्ग र में परिवर्तित होगा और बन जाएगा निर्जन। तो इस नियम के तहत प्लस के पहले यदि विसर्ग के साथ अर्थात विसर्ग से पहले आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर है और प्लस के बाद सघोष व्यंजन है तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। अब हम तीसरा नियम समझते हैं, विसर्ग का स में परिवर्तन। देखिए,
विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात प्लस के पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद त हो या फिर स हो तो विसर्ग किस में बदलेगा? स में, और वह विसर्ग आधा स में बदलेगा। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह देखिए उदाहरण, निह प्लस तेज। प्लस के पहले यहाँ पर विसर्ग है और इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा हो, लेकिन प्लस के बाद त है तो यह जो विसर्ग है यह बदल जाएगा आधा स में, और इस तरह से निह प्लस तेज बन जाएगा निस्तेज। तो अगला उदाहरण देखिए, नमः प्लस ते। प्लस के पहले हमें देखना है विसर्ग, प्लस के बाद त या स, तो यह विसर्ग आधे स में बदल जाएगा, तो नमः प्लस ते बन जाएगा नमस्ते। निह प्लस संकोच। यहाँ पर विसर्ग है प्लस के पहले, प्लस के बाद स है, इसलिए यह विसर्ग बदल जाएगा आधा स में और हो जाएगा निह संकोच। तो इस नियम के तहत यह हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्लस के पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद त या स हो तो विसर्ग आधे स में बदल जाता है। चौथे नियम के तहत विसर्ग का श में परिवर्तन होता है, अर्थात विसर्ग के पूर्व कोई भी स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, प्लस के पहले यहाँ पर विसर्ग के पहले आप देखिए कोई भी स्वर हो, इसमें ई की मात्रा लगी है, इसमें भी ई है, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर ई है। तो इस नियम के तहत यह बात है कि प्लस के पहले कोई भी स्वर हो, परंतु प्लस के बाद जो व्यंजन होगा वो च हो या छ हो या फिर श हो तो विसर्ग बदल जाएगा आधा श में। किस तरह से? निह प्लस चय। तो प्लस के पहले यहाँ पर विसर्ग है और प्लस के बाद यह च है, इसलिए विसर्ग बदल जाएगा आधा श में और यह बन जाएगा निश्चय। अगला उदाहरण, निह। अब विसर्ग के पहले छोटी ई है या ऊ की मात्रा है, चाहे जो है, लेकिन प्लस के बाद यहाँ पर च या छ है तो क्या होगा? यह जो विसर्ग है यह बदलेगा आधा श में, यह हो जाएगा निश्चल। इसी तरह से दुह प्लस शासन। यहाँ पर विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा है परंतु प्लस के बाद श है, इसलिए यह विसर्ग बदल जाएगा आधा श में और यह इस तरह से लिखा जाएगा। विसर्ग के बदले यहाँ पर आधा श हो गया और फिर शासन लिखा गया तो बन गया दुशासन। हरि प्लस चंद्र। तो यहाँ पर विसर्ग और प्लस के बाद च, इसलिए यह हो जाएगा हरिश्चंद्र। यह विसर्ग आधा श में बदल जाएगा। तो इस नियम के तहत हमें याद रखना है कि प्लस के पहले हमारा कोई भी स्वर हो, लेकिन प्लस के बाद च या छ हो तो हमारा जो विसर्ग होता है यह बदल जाता है आधा श में। अब हम पांचवें नियम के तहत यह देखते हैं कि विसर्ग का षटकोण वाले श में कैसे परिवर्तन होता है। विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग का षटकोण वाले श में परिवर्तन हो जाता है। अभी हमने इसके पहले जो दो नियम देखे उसमें भी हमने देखा कि स, श में परिवर्तन हो रहा है विसर्ग का,
लेकिन तीनों ही स में जो परिवर्तन होता है थोड़ा थोड़ा नियम अलग है, तो उसको ध्यान में रखें। अब इस नियम के तहत हमें यह ध्यान में रखना है कि प्लस के पहले जो विसर्ग होता है उसके पूर्व ई और ऊ की मात्रा है, अर्थात छोटी ई और छोटा ऊ हो, और बाद में इनमें से क ख ट ठ प फ में से कोई भी व्यंजन हो तो हमारा वह श में बदलता है। उदाहरण आपके सामने है, देखिए, दुह प्लस प्रभाव। तो यह देख सकते हैं आप, प्लस के पहले क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, और प्लस के बाद प्र, तो यह जो हमारा विसर्ग है वह बदल जाएगा षटकोण वाले श में, परंतु वह बदलता है आधे ही श में, तो वह बन जाएगा दुष्प्रभाव। इसी तरह से अगला निह, यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है और प्लस के बाद क है, इसलिए यह जो विसर्ग है वह बदलेगा आधे श में, तो यह हो जाएगा निष्कलंक। अगला उदाहरण है निह प्लस फल। तो यहाँ पर यह जो विसर्ग है यह बदलेगा आधे श में, षटकोण वाले श में, तो बन जाएगा निष्फल। फिर अंतिम उदाहरण देखिए, निह प्लस ठुर। तो यह जो विसर्ग है यह बदल जाएगा आधे श में और हो जाएगा निष्ठुर। तो इस नियम के तहत हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि यह जो विसर्ग है इसके पहले जो स्वर मिला होगा वह या तो ऊ है या तो छोटी ई हो, और उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई भी व्यंजन हो तो वह बदल जाता है आधे श में। आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं कि यहाँ पर क है तब भी यह आधे श में बदला, यहाँ फ है, यहाँ ठ है, तब भी वह आधे श में बदल गया है। तो इस नियम के तहत षटकोण वाले श में इस तरीके से विसर्ग का परिवर्तन होता है। अब तक के 5 नियमों में हमने देखा कि विसर्ग का विभिन्न व्यंजनों में परिवर्तन होता है, मात्राओं में परिवर्तन होता है, परंतु अब हम देखेंगे इस 6वें नियम में कि विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग गायब हो जाता है। पहला नियम इसमें है कि विसर्ग के पहले अ या आ हो और बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात यह देखिए उदाहरण, इसमें उदाहरण से समझते हैं कि प्लस के पहले, यहाँ देखिए अतः विसर्ग के पहले अ है और प्लस के बाद ए है, यानी भिन्न स्वर अ और आ नहीं है, भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग गायब हो जाएगा और ये दोनों शब्द जो है आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से अतएव लिखा जाएगा, अर्थात इसमें कोई और मात्रा नहीं जुड़ेगी, सिर्फ विसर्ग बीच में से हट जाएगा। अब विसर्ग का लोप दूसरे नियम के तहत देखते हैं। विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर, छोटी मात्रा, और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर प्लस के पहले कोई भी छोटी मात्रा है, प्लस के बाद र है, तो विसर्ग हट तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, पूर्व स्वर दीर्घ हो जाएगा, अर्थात विसर्ग से पहले जो स्वर है छोटी मात्रा वह बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। वह कैसे, देखिए यहाँ पर प्लस के पहले निह और प्लस के बाद र है, इसलिए ये विसर्ग तो हटेगा, परंतु जो ई की मात्रा है वह बड़ी मात्रा बन जाएगी और यह बन जाएगा नीरस। तो निह प्लस रस हो जाएगा नीरस। इसी तरह से निह प्लस रोग, इन सब में मात्रा छोटी ई ही लगी हुई है और इस तरफ र है, इसलिए यह बड़ी मात्रा में बदल जाएगा और हो जाएगा नीरोग। निह प्लस रज, तो यह बन जाएगा नीरज। तो इस नियम के तहत यही है कि प्लस के पहले आपका
ह्रस्व स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद र हो, तो ये जो विसर्ग है वह हट जाता है और ह्रस्व स्वर यानी छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बदल जाती है। 7वां नियम है विसर्ग का परिवर्तन न होना। इस नियम के तहत विसर्ग का लोप भी नहीं होता और विसर्ग का परिवर्तन भी नहीं होता है। इसमें नियम यह है कि पहले अ और बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पर है अंतः प्लस करण। तो प्लस के पहले आप देख सकते हैं विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ का स्वर और प्लस के इस तरफ क है। तो ऐसी स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह अंतःकरण ही रहेगा। अगला उदाहरण है प्रातः प्लस काल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के पहले तह है, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद क, इसलिए यहाँ पर यह ज्यों का त्यों रहेगा। इसी तरह अधः और पतन में देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग और इस तरफ है प और विसर्ग के पहले अ का स्वर, इसलिए यह अधः पतन ही रहेगा। और अंतिम उदाहरण में पयः पान। तो प्लस के पहले विसर्ग, विसर्ग के पहले अ का स्वर है और इस तरफ प, इसलिए यह पयः पान ही रहेगा। तो इस नियम के तहत हमें यही ध्यान में रखना है कि प्लस के पहले यदि विसर्ग के पहले यहाँ पर अ का स्वर है और प्लस के बाद क और प व्यंजन है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों लिखा जाता है। बस बीच में प्लस हटाकर दोनों शब्द पास पास आ जाते हैं। तो हमने विसर्ग संधि के 7 नियम समझ लिए हैं। मुझे आशा है कि आपको सभी नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।